भाई साहब हम लोग तो कागज कलम करने वाले लोग हैं। मुश्किल से तो स्मार्टफोन यूज़ करना आता है, वो भी हमारा कोई स्टाफ करता है। अब हम एआई को कैसे समझेंगे? तो ये उनके लिए चिंता है। उनको लगता है कि अब वो फिर से इस लड़ाई में पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि हम राहुल गांधी के साथ उनके तर्ज पे राजनीति कैसे करें। बीजेपी को तैयारी करनी थी बिहार इलेक्शन को लेके, तब बीजेपी ने हाइब्रिड मॉडल की रैलीज करना शुरू किया था। तब उन्होंने बोला था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से हम शायद 1 लाख या 10 लाख लोगों को जोड़ेंगे। पढ़ के आए हैं विदेश से, वो खुद एक स्मार्टफोन पे हमेशा चिपके रहते हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी उतना प्रोग्रेसिव नहीं हो पाई है जितना बीजेपी है। क्योंकि बीजेपी क्या करती है, कोई भी टेक्निक आती है ना, वो खुद तो एक्सेप्ट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, पहले वो करते हैं हर उसमें। कोरोना काल में, जैसे पायल बता रही है, कोरोना काल में देखो कितनी रैलियां उन्होंने वर्चुअल की थी, किसी ने सोचा नहीं था। अभी मैं नागपुर गई थी अपनी एक स्टोरी के लिए, और वहाँ पे जाके मैं देख रही हूँ नागपुर में जो आरएसएस की कमिटी है, दे आर वर्किंग ऑन जेनजी लिंगो। Can you imagine? बताओ। Can you imagine? Because they need to reach them, they need to approach them. उनको भी वहाँ तक पहुँचना है। एनसीपी का नेता आलू है, उसे बांध के बोरे में रखोगे तो ठीक है, नहीं तो वो चला जाएगा। ये तावड़े बड़ा गजब पायल ने एक किस्सा सुनाया, तो ये बड़ा मजेदार है। लोग आज भी सोचते हैं कि भजनलाल का नाम देखकर चौंकी थी, बिल्कुल नहीं। वो शब्द देखकर चौंकी थी कि मैं कैसे बोलूँ, ये वो सच्चाई है। कोई नहीं मानेगा, तभी मैंने कहा ना, ज़्यादातर लोग मानेंगे नहीं, लेकिन वो क्योंकि वो चिट मैंने अपनी आंखों से देखी थी, इस वजह से मुझे पता है कि वो 3 शब्द मुझे आज भी याद रहते हैं। पंचायत की सभी को राम राम, और पंचायत विद रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यतेंद्र शर्मा, और हमारे साथ जो सहयोगी हैं, मधुपर्णा हमारे साथ जुड़ी हैं, पायल हमारे साथ जुड़ी हैं, दीपक विष्ट हमारे साथ जुड़े हैं, और पल्लवी घोष। सारे चेहरों से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है, और इस पंचायत विद रिपोर्टर्स में इन सबके किस्से आपको सुनेंगे, और ये किस्से वो किस्से होंगे जो इनके सामने घटे हुए होंगे। चाहे आरएसएस को लेकर जो वायरल वीडियो है, एआई को लेकर क्या इम्पैक्ट है, या अजीत पवार की मौत के पीछे की सच्चाई, और उनके अब फैमिली में क्या हो रहा है, ये भी आपको इस पॉडकास्ट में हम बताएंगे। इस पंचायत विद रिपोर्टर्स में आपको ये जानने को मिलेगा। इसके साथ ही उस नेता, वो कौन है वो नेता जिसके बेटे की कातिल उसकी बहू निकली, वो किस्सा भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा एक किस्सा भी आपको पता चलेगा कि एआई समिट दिल्ली में चल रही है, क्योंकि दिल्ली में जुनून भी है तो जुगाड़ भी है, तो लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो उसको लेकर नेताओं की किस तरह से बाट लग रही है, ये भी इस पॉडकास्ट में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि दिल्ली में एआई समिट चल रही है, तो पल्लवी जी वो किस्सा बताइए, क्या है ये मामला। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कांग्रेस ने कुछ एआई जनरेटेड वीडियोस बनाए थे स्पीकर पे, और उनका कहना ये है कि मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, उनको धमकाया जा रहा है, ये जा रहा है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत खुश है, क्योंकि राहुल गांधी खुश है। राहुल गांधी ने कुछ क्लास लगाई, कुछ लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो हम ना थोड़ा सा प्रोग्रेसिव पार्टी है, हमें यंग जनरेशन टाइप ऑफ पार्टी बनना है, और देखो बीजेपी कितना आगे निकल गई है, उनको पता है कि लेटेस्ट टूल्स कैसे यूज़ करना होता है, उनके पास एडवांटेज है। तुम लोग अब एआई जनरेशन, ये सब चीज़ तुम लोग को सीखना पड़ेगा। अब जो यंग लोग हैं ना उनके पार्टी में, जैसे पवन खेड़ा, यंग नहीं मतलब जो उनके ग्रुप, पवन खेड़ा यंग पॉलिटिक्स के हिसाब से, और वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेचारे जो थोड़े से सीनियर वरिष्ठ हैं वो बड़ी चिंता में आ गए, बुजुर्ग नेता, वो लोग आपस में मिले, बोले कि भाई साहब हम लोग तो कागज कलम करने वाले लोग हैं, मुश्किल से तो स्मार्टफोन यूज़ करना आता है, वो भी हमारा कोई स्टाफ करता है, अब हम एआई को कैसे समझेंगे। तो ये उनके लिए चिंता है। उनको लगता है कि अब वो फिर से इस लड़ाई में पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि हम राहुल गांधी के साथ उनके तर्ज पे राजनीति कैसे करें। राहुल गांधी थोड़ा सा जनरेशन एक्स मानते हैं ना अपने आप को, कांग्रेस पार्टी कितने जेनजी है ना वो, नहीं तो कितने वो बुजुर्ग नेताओं की आपस में मीटिंग हुई थी, नहीं नाम नहीं, कितने, मैं तो संख्या पूछ रहा हूँ, कितने लोग मिले होंगे लगभग। मिले तो 6 थे। अच्छा, पता है ये कहाँ मिले थे? हाँ, ये मिले थे, एक लंच हुआ था किसी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता का, और उसमें जेनजी भी था, वह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी थे, आप समझ ही रहे हैं। वही पे जहाँ पे पायल लगाया था प्रियंका गांधी ने, बिल्कुल वहाँ पे। लेकिन बड़ा गजब है, ये लोग बैठे थे, बोलते कि भाई साहब हमसे तो जेनजी बना ही नहीं जाएगा, हम तो कहाँ से कैसे बने। तो ये और राहुल हर बार नया टास्क दे देता है उनको। इसके शार्प कॉन्ट्रास्ट में एक बात देखिए, 2020 में कोविड था, कोविड की महामारी छाई हुई थी, बीजेपी को तैयारी करनी थी बिहार इलेक्शन को लेके, तब बीजेपी ने हाइब्रिड मॉडल की रैलीज करना शुरू किया था। तब उन्होंने बोला था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से हम शायद 1 लाख या 10 लाख लोगों को जोड़ेंगे। तो ये शार्प कॉन्ट्रास्ट है, मतलब पावर में होना या नहीं होना। याद है पायल, वो होलोग्राम वाला कॉन्सेप्ट कि प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, बात कर, ये तो उन्होंने सबसे पहले किया था। जबकि इसी वजह से राहुल ये सब चीज पढ़ के आए हैं विदेश से, वो खुद एक स्मार्टफोन पे हमेशा चिपके रहते हैं,
फिर भी कांग्रेस पार्टी उतना प्रोग्रेसिव नहीं हो पाई है जितना बीजेपी है। क्योंकि बीजेपी क्या करती है, कोई भी टेक्निक आती है ना, वो खुद तो एक्सेप्ट करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए पहले वो करते हैं हर उसमें। मीटिंग कोरोना काल में, जैसे पायल बता रही है, कोरोना काल में देखो कितनी रैलियां उन्होंने वर्चुअल की थी, किसी ने सोचा नहीं था। मीटिंग में प्रधानमंत्री हमेशा, चाहे वो नेता मिल रहे हो चाहे मुख्यमंत्री मिल रहे हो, हमेशा कहते हैं कि अपनी सोशल मीडिया पे वर्क करो। आपका काम है कि अपनी आवाज़ आखिरी दौर तक पहुंचाने के लिए जनता के लिए, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। प्रधानमंत्री का हमेशा एक कहे ना स्टैंडर्ड एक रहता ही रहता है इस मामले अरे में। उन्होंने कोविड काल में ही एक CWC की बैठक बुलाई थी ऑनलाइन, आधे ज़्यादा लोग जुड़ ही नहीं पाए थे, उनको आता ही नहीं है उस जूम हिसाब पे से कैसे जुड़े, कांग्रेस से तो स्काइप से कैसे जुड़े, ज़्यादा- जो वरिष्ठ नेता है। तो वो तो meeting बेचारे में- टेंशन में आगे meeting होंगे। में 3-4 लोग थे, और जो 1-2 को जरूरी रहना था उनके साथ उनके स्टाफ 10-12 बैठे थे पीछे। कुछ मीडिया वालों को भी बुलाया गया था कि आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा कि कैसे करना है। ये तो तो उन्होंने तो नाम भी, मुझे लगता है जितने ऐप हैं ना, ये ऐप के नाम भी उन्होंने पहली बार ही सुने होंगे। कांग्रेस वगैरह पार्टी की बात कर रहे हैं, आरएसएस नए दफ्तरों में तो मूव हो गई, क्या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाई? वही मैं बोल रही हूँ। उस हिसाब से कांग्रेस, वो बोलते हैं कि वो बहुत ही प्रोग्रेसिव पार्टी है, तो मॉडर्न भी है। आरएसएस को भी बड़ा दकियानुसी बताते हैं आरएसएस वालों को लेकर। आरएसएस को बताया जाता है कि यहाँ पे ये बहुत ही कंजर्वेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे जो सीनियर फंक्शनरीज हैं दे आर वेटरन्स। लेकिन अभी मैं नागपुर गई थी अपनी एक स्टोरी के लिए, और वहाँ पे जाके मैं देख रही हूँ नागपुर में जो आरएसएस की कमिटी है, दे आर वर्किंग ऑन जेनजी लिंगो। कैन यू इमेजिन? बताओ। कैन यू इमेजिन? बिकॉज दे नीड टू रीच देम, दे नीड टू अप्रोच देम। उनको भी वहाँ तक पहुँचना है, और उन तक पहुँचने के लिए उनके भाषा में उनको बात करना पड़ेगा। तो ये आरएसएस इज ऑल्सो इवॉल्विंग फ्रॉम व्हाट दे यूज्ड टू बी, कि यही करना है ऐसा। और आरएसएस ने एआई के लिए भी बहुत ज़्यादा एडवोकेसी की थी, इतना ज़्यादा कि बजट से पहले स्वदेशी जागरण मंच ने बोला स्टेटमेंट में, हमको इंटरव्यू में बोला कि हम लोग चाहते हैं कि एक एआई के लिए मिनिस्ट्री ही आए। और अभी आज जो देखिए, जो डीप फेक वीडियो चल रहा है मोहन भागवत जी का, बड़ा वायरल है वो बहुत ही वायरल हो गया था वीडियो, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि जो हमारी जो आर्मी है, उस आर्मी को पवित्र करना है, यही वर्ड है, पवित्र करना है, और यहाँ से सारे जो अशुद्ध बेसिकली अनटचेबल्स को, उन लोगों को यहाँ से निकालना है। और अगर मैंने मोदी को बोल दिया, और अगर मोदी ऐसा नहीं करता तो योगी आ जाएगा। ऐसा ये वीडियो में बिल्कुल वायरल किया जा रहा है। नहीं हो रहा है, और वो भाषा भी भागवत जी का नहीं है, ऑफ कोर्स वॉइस भी नहीं मैच हो रहा है, लेकिन वीडियो वायरल है हर जगह। वो आप फैक्ट चेक कीजिए, फैक्ट चेक कर दीजिए इसका फटाफट। देखिए हमारे यहाँ पंचायत में इसका नहीं, आप बता दीजिए क्या है इसमें, ये पता चलना चाहिए। वो बड़ा वायरल वीडियो है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आरएसएस को मधुपर्णा कर रही हैं आप? सरकार कर रही है, ये भी पूछा। और क्या लोग जानना चाहते हैं पंचायत में, आप बताइए इस तो वक्त। फैक्ट चेक वो हुआ है, वो सरकारी तरफ से भी फैक्ट चेक हुआ है, पीआईबी ने भी फैक्ट चेक किया है। और क्योंकि वीडियो वायरल है, तो संघ में भी सबने देखा है वो वीडियो। तो ऑफ कोर्स भागवत जी का अभी सेंटेनरी ईयर है, तो भागवत जी का ये व्याख्यान वाला चल रहा है, लेक्चर सीरीज हर जगह हो रहा है। तो उसी किसी वीडियो का किसी उनका स्पीच का इन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया, और फिर उसको लिपसिंग करके, वॉइस किसी का है, अगर आप चेहरा भागवत जी का है और वॉइस किसी और का है, यानी कि पूरी तरीके से फेक है। और कंटेंट जो है वो जो ये हम लोग जो बोलते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलने वाला, कि भागवत जी अगर योगी जी से मिल रहे हैं, अभी मिले थे लखनऊ गए थे, तो योगी जी मिले, नकल भी कर रहे हैं, अकल से नहीं यूज कर रहे उसका। तो बस वही डीप फेक कोई आसान बात नहीं है, बहुत डीप रूटिंग इम्पैक्ट है। सुधा मूर्ति ने प्रैक्टिकली टीयर्स में इसके बारे में मेंशन किया था राज्यसभा में कि बहुत नुकसानदायक है। सारा तेंदुलकर के नाम पे हुआ था। तो पीएम लगातार बोलते रहते हैं कि ये डीप फेक है, बहुत बड़ा मेनेस है। पूरे दुनिया में ये चर्चा चली कि 16 साल के नीचे बच्चों के लिए हमको इंटरनेट बैन करना चाहिए या नहीं चाहिए। फिलहाल जो भारत सरकार है वो डीप फेक वाले पे काफी काम कर रही है, क्योंकि चलिए मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। फिलहाल में एक डीप फेक का शिकार हो गया शशि थरूर, और कैसे पकड़ा गया कि डीप फेक है, क्योंकि वो अंग्रेजी अच्छा नहीं बोल रहा था, जो भी उनका एआई जनरेटेड था। शशि थरूर ने कहा कि भैया मेरा नकल करना चाहते हो, कम से कम अंग्रेजी तो सुधार लो, ऐसा अंग्रेजी तो मैं बोल भी नहीं सकता। नहीं, उनकी शशि थरूर की ये तो बहुत शानदार इंग्लिश है। चलिए मैं आपको एक जो एआई समिट चल रही है उसका बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक एआई एथिक्स पर सीरियस टॉक चल रही थी अंदर, जो अभी भारत मंडपम में एआई पर चल रही है, बड़ी सीरियस टॉक्स थी। तो जो वहाँ एंकर थे, या जो प्रेजेंटेशन थे, या जो आप एक्सपर्ट बोल सकते हो उनको, तो वो डिबेट उन्होंने शुरू की। और जब चैटबॉट वहाँ पर था, चैटबॉट के थ्रू कुछ जो विजिटर्स थे, जो वहाँ दर्शक थे, उन्होंने कहा सवाल पूछिए। तो एक ने बड़ा मज़ेदार सवाल पूछा, क्योंकि परेशान भी है वो, शायद मुझे लगता है धक्के खाकर आए होंगे कि घंटों फंसकर। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुधारें। चैटबॉट ने बड़े गंभीरता के साथ जवाब दिया कि आप प्लीज़ धैर्य बनाए रखिए,
जो उसके अंदर से मशीन में से आवाज़ आई, आप धैर्य बनाए रखिए। ये जो समस्या आप बता रहे हैं ये मानवों के द्वारा बनाई गई है। पूरा हॉल वो मतलब हंसेदार, क्योंकि मशीन की ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने आगे और जब हंसी रुकी तो फिर वो बोला कि आप इससे निपटने के लिए काम कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ, आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। भाई ये गजब तालियां बजी उसके बाद, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, इस समस्या का समाधान है। फैंटास्टिक है। आज हमने देखा सुबह जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, साइमल्टेनियसली आप 10-15 लैंग्वेजेस में सुन सकते थे। पार्लियामेंट में भी कई बार ये दिक्कत आती है, वो साइन लैंग्वेज भी चल रहा था। हाँ, क्योंकि ट्रांसलेशन 2-4 सेकंड लगता है उसमें करने के लिए। मैंने ये भी सुना है कि लोकसभा स्पीकर इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट करने वाले हैं और साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एमपीज को मिलने वाला दोनों हाउस में। कई सारे लैंग्वेज में वो करने वाले हैं। जिससे ये हो रहा है, जो पीएम मोदी का भी स्पीच है या जो भी ये भाषणी, ये तो मेड इन इंडिया है, तो वो भी हमारा जो AI इंडिया मिशन है उसका पार्ट है और उसमें 22 लैंग्वेज में अभी तो इन्होंने 12 ये तो 22 लैंग्वेज है। वैसे भी बोला जाता है ना, यहाँ 3 महिलाएं मिल जाएं तो कोई बोल ही नहीं सकता। मैं तो फिर भी बोल रहा हूँ आना। ये दीपक भाई हमारे बोल ही नहीं पा रहे। दीपक भाई चुपचाप बैठे, इनका भी किस्सा सुन लो। वो बोल ही नहीं पा रहे, वो भी तीनों बंगाली महिलाएं। मैं देख रहा हूँ कि मैंने कहा भाई मैं गुजराती हूँ, आदि बंगाली भी हो, आदि बंगाली भी हो। मैं बोलना चाहता कि मैं गुजराती हूँ, मेरा घर कलकत्ता में। देखो आ गया ना। अब दीपक भाई का भी एक किस्सा सुन लेते हैं जो अपराध की दुनिया से कुछ निकाल कर लेकर आएंगे। तो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि राजनीति की बात आ रही थी, नेताओं की बात आ रही थी। तो एक नेताजी हमारे, आप लोग जानते ही हैं, एनडी तिवारी तो बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। उत्तराखंड के सीएम थे। तो हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमें पता चला कि उनके बेटे की डेथ हो गई है। तो कुछ ऐसे चांसेस थे कि पता नहीं चल पाया कैसे, दम घुटने से हुई। रोहित शेखर नाम था शर्मा। तो एम्स हॉस्पिटल में मैं था, तो उस दौरान क्योंकि क्राइम रिपोर्टर हैं तो माइंड पर रहता है कि घर के अंदर कौन कौन थे, पता था मुझे। तो मैंने अपने कैमरा पर्सन को बोला कि यार ये ना इसकी वाइफ आ रही है। वो गाड़ी में जैसी उतरी तो मैं कैमरा फोकस करना इसके ऊपर, छोड़ना मत। वो आई तो हम लोगों के सामने पीएम हाउस। तो आपने ऐसा क्यों बोला? इसलिए क्योंकि मुझे लगा हो सकता है वो पहले से पता है आपको कि इन्वॉल्व हो सकती है। देखिए वो हम लोग क्राइम रिपोर्टर हैं, पुलिस क्या करती है? पुलिस सबको सस्पेक्ट रखती है ना, घर के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे। पुलिस वालों को तो आपको हायर कर लेना चाहिए। तो हमने ये देख, मैंने कहा कि इसके फेस पे इसके ना कैमरा हटाना मत, इसका एक्सप्रेशन चाहिए क्या करता है। आई वो उसने मीडिया को देखा, उसके बाद आंसू निकाले, खूब रोने लगी, धोने लगी। वो वीडियो वो तो काफी वायरल हुआ था। वो उसके आगे पीछे जो है वो आते रही जाते रही, लेकिन उसके आंखों से आंसू उतरे नहीं, मतलब रुके नहीं। नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद पीएम रिपोर्ट आई। मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला कि इसके नेक में जो है निशान है, स्ट्रैंगलेट वगैरह कुछ। अच्छा, बस मैंने खबर ब्रेक कर गलत दबा के मारा है ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला कि गलत दबाया है, तो मैंने ब्रेक कर दी, जबकि क्राइम ब्रांच को केस चला गया था। उसके बाद वही लेडी की मैं बता रहा हूँ, उसके बाद वही लेडी जो है हमें दिखाई दी जहाँ पर खड़ी थी वो। तो फिर मैंने ऑफिस को फ़ोन किया, मैंने कहा हमारे विजुअल हैं इसके रोते हुए, इसकी नौटंकी थी। उसकी वाइफ का आ गया था कि उसकी वाइफ ने उसको मतलब उसी को मारा है उसके साथ। तो नेताजी की जो अब नेताओं पर आई है बात ना कि उनकी बहू भी मतलब देखिए वो नौटंकी और वो सब। देखिए दीपक भाई, जहाँ तक नेताओं की बात है, नेता तो ठीक है, अभी तो जो क्राइम की कृपा है वो तो अभिनेताओं पे चल रही है। बताइए क्या चल रहा है मुंबई में? मुंबई एक टाइम की, मैं लंबे टाइम मुंबई में रही हूँ, एक बार बात होती थी अंडरवर्ल्ड की बात होती थी, इन्फ्लुएंस की बात, ये अचानक जो धमकी आ रही है बड़े बड़े। देखिए मुंबई महानगरी है, पहले दाऊद ने कंट्रोल किया था। उसके बाद दाऊद का पूरा नेक्सस इसलिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि दाऊद पाकिस्तान में है, सबको पता है, और जिस कंडीशन में है वो कभी भी चला जाएगा। बट उसका जो पीछे का बैकग्राउंडर है पूरा, अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है इस वक्त सबसे तेज़ उभरा हुआ नाम है सिद्धू मूसेवाला के केस के बाद। तो लॉरेंस गैंग चाहता है कि वो मुंबई में भी राज करे। मुंबई महानगरी है, पैसा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सबको धमकियाँ मिल रही है। मुझे लगता है कि वहाँ अच्छा, हमें लग रहा था कि उनका जो रिवेंज लेने का उससे सलमान खान के परिवार के साथ है या सलमान खान के साथ था? देखिए सलमान खान को मुझे लगता है कि लॉरेंस की जो इतनी धमकियाँ थी या जितनी फायरिंग उसने करवाई है वो डायरेक्ट सलमान के ऊपर कहीं पर नहीं हुआ। तो कहना कि इसे डराना एक मकसद था। डराना लास्ट ईयर एक उन्होंने सलमान के सबसे नज़दीकी एनसीपी नेता को उन्होंने मार दिया था, तो वो बैकबोन थे। सलमान की तो इतनी मूवी चल रही होती है, वो चल रही होती है, वो तो कहीं बाबा सिद्दीकी का। और पहले क्या होता था 50 करोड़ की मूवी होती थी, आज 2000 करोड़ की मूवीज हैं। बिल्कुल। और गैंगस्टर को जो भी धमकियां मिल रही हैं, चाहे किसी को तो भी कह रहे वसूली गैंग एक्टिव है, पूरा एक्टिव है।
ये तो मुंबई पुलिस खुद मान रही है, जिस तरह से धमकियां मिल रही है, जिस तरह से फायरिंग कर रही हैं, जिस तरह से आप देख रहे हो कि दिल्ली एनसीआर में कितने गैंगस्टर पकड़े जाते हैं, लॉरेंस के हर किसी दूसरे दिन धमकी मिलती है। आप रोहित शेखर की जो वाइफ वाला बता रहे थे जो कातिल निकली, उसमें फिर कुछ दिलचस्प निकला कि किस तरह से पकड़ी गई वो कुछ बेसिकली उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन था। पुलिस ने, हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास मामला था, उन्होंने बोला कि ये जो है स्ट्रैंगुलेट किया गया है और हस्बैंड वाइफ के भी झगड़ा हुआ था कुछ ऐसे। वहाँ पर अंदर के जो सर्वेंट थे उन्होंने बताया था पुलिस को, और उसके बाद क्लियर यही हुआ था कि उसी ने अपने हस्बैंड के साथ जो झगड़ा हुआ पहले से रोहित शेखर की वाइफ ने उसको मारा। हाँ, अपूर्वा नाम था उसका, अपूर्वा शुक्ला। तो इंटरनल कुछ इसके अलावा, झगड़े के अलावा कुछ निकला उसमें? उससे ज़्यादा तो कुछ चीज़ें बाहर नहीं आई उसमें। अच्छा, इतना ये था कि हाँ, क्योंकि कोई भी समझ नहीं सकता था कि उसकी वाइफ मारेगी। हाँ बिल्कुल। क्योंकि रोहित शेखर से मेरी भी कई बार बात हुई, मैंने जूस लिए थे उसके, जब वो एनडी तिवारी के अडॉप्शन वाला केस था, तो बहुत अच्छा लगा था कि हम भी नहीं समझ सके कि, लेकिन मेरा जो क्राइम वाला जो रिपोर्टिंग वाला दिमाग था उसकी वजह से मैंने विजुअल बनवा लिए थे रोते हुए कि मैडम जो है यही आपका काम कर गया बाद में? यही काम कर गया, अदरवाइज तो हम कहाँ सिंपैथी होती ना। पायल, अब क्या चल रहा है फैमिली में अजीत पवार की? क्या किस निकल कर आ रहा है? पहली बात तो ये है कि अजीत पवार का जो निधन हुआ वो बहुत ही दुखी था। कोई भी इंसान इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। 30 सेकंड में पूरा मामला खत्म हो जाए, परिवार को बॉडी भी पूरी ना मिले, इससे ज़्यादा दुखदाई ना ही सिर्फ अजीत पवार के लिए, बस साथ में जो भी उनके गए उन सबके लिए हमारी तरफ से पूरी श्रद्धांजलि हम अर्पित करेंगे। पर अभी जो है पूरा कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट चल रहा है। पहली बात ये हुआ कि सबसे पहले उठ के इस मामले में आई ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नेचुरल डेथ नहीं है। तब क्या हुआ, तब शरद पवार ने कहा कि नहीं इस पर कोई बहस मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ ऐसा। उसके बाद 2-4 दिन बीत गए, उसके बाद शुरू हो गए रोहित पवार ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। रोहित पवार एक्चुअली अजीत पवार का नेफ्यू है और पार्थ पवार अजीत पवार का बेटा है। अब उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, खास करके उस दिन करी जिस दिन सुनेत्रा पवार पार्लियामेंट में आई थी। अब उसके बाद सुनेत्रा पवार और उनके परिवार वालों ने जाके देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिख दी कि आप जाके इस पूरे मामले को सीबीआई तक सौंपे। अब अजीत पवार, रोहित पवार, आज सुप्रिया सुले भी बोली है इस पूरे मामले में। और अब पता नहीं, अब शरद पवार जी कुछ बोल नहीं रहे, अब पता नहीं अपने परिवार को क्या नहीं बोल रहे। पर ये तो पक्की बात है कि पूरा कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। रोहित पवार तो इतना गुस्सा गए थे कि उन्होंने कहा कि राममोहन नायडू का कोई रिश्ता है उस कंपनी के साथ जिसका एयरक्राफ्ट था, उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, पर अब क्या होगा पवार का पता नहीं। पर पवार में पावर प्ले जरूर चल रहा है, इतना मुझे पता। पल्लवी जी, और कोई किस्सा? आप कुछ इशारा कर रही थी कैमरामैन को? हो रही है इसलिए अभी अच्छा, कि हमारे ऊपर फोकस कर दें। तो कुछ किस्सा कोई सुनाना चाहेंगे कि फोकस अपने ऊपर ले लें हम? चलिए, मैं जब तक दीपक से एक और किस्सा। दीपक क्या हुआ था, मरते मरते बचे थे आप? ब्लास्ट का केस था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 2008 ब्लास्ट की याद मुझे याद है। दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके होते, हर जगह फूट रहे थे। तो मेरी नाइट शिफ्ट थी, तो मैं शाम के वक्त 6 बजे करोलबाग में गया था। अपना स्लाइडर वाला एक नोकिया का फ़ोन आता था उन दिनों 2008 में, तो मैं उसे चेक करवाने गया था, उसकी स्लाइड हिल रही थी। तो जिस शॉप से हम फ़ोन सबमिट करके आए, मैंने कहा मैं कल ले जाऊँगा, और सामने जूस वाला बैठा हुआ था। और जूस वाले के वहाँ पर मेरे कज़न और मेरे बीच में ये हुआ कि उसने बोला कि चलो जीन्स लेके आते हैं, टैंक रोड जीन्स के लिए फेमस था, हमने जीन्स वहीं से खरीद लेंगे। तो मैंने कहा नहीं जूस पी के चलते हैं। तो मैं बीच में काफ़ी कन्वर्सेशन हुआ और लास्ट में फाइनली वो जीता। उसने कहा चलो पहले टैंक रोड चलेंगे। हमने बाइक उठाई और टैंक रोड जाने के लिए जैसे 200 मीटर गए होंगे तो टायर फटने की आवाज़ आई बहुत तेज। अच्छा। बैक आए तो एक रिक्शे वाले से मैंने क्या हुआ, तो वो हाँपता हुआ है कि ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट। तो टायर फटने की आवाज़ नहीं थी? हाँ, हम टायर फटने की आवाज़, मैंने मतलब ब्लास्ट की आवाज़ अपने कानों में सुनी है। तो फिर उसके बाद मैं स्पॉट पे आया, उसी जगह पे आया जहाँ पर जूस वाला था, उसके अंदर के उसमें कम से कम 15-20 सब लंबे हुए थे। और उसी जगह हम थे, जाको राके साइयाँ और उस शॉप मार सके ना कोई। जिसमें फ़ोन दिया था वो 4 दिन तक बंद हुई। अगर जूस पीते तो फिर जूस ही मिलता फिर आपका। जूस मिलता है, बिल्कुल ऐसी बात। तो मैं वो कह रहा हूँ कि मतलब कई सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं। आने वाले समय में कुछ 8-10 दिन में दोबारा पार्लियामेंट सेशन भी शुरू होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। पल्लवी, आपके सोर्स क्या कहते हैं? अरे बहुत लोग अब पूजा पाठ तपस्या, अब आप देखोगे 2-3 कांग्रेस के नेता बड़ी उछल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी को सुनना पसंद है। कांग्रेस के खेमे में अब ज़्यादा सीट्स बचे नहीं, लेकिन बहुत सारे रिजाइन भी करेंगे, मतलब उनका टर्म खत्म हो रहा है। सबसे पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट है खड़गे जी का, हाल फिलहाल में उनका भी होगा, उनको तो देना ही पड़ेगा सीट। दिग्विजय सिंह, ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट कोई ना मिले, बताइए। पर कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है। और जैसे अभिषेक मनु सिंह भी उनका बाद में है, फिर
कुछ मंत्रियों का भी, रवनीत सिंह बिट्टू का है, हरदीप सिंह पुरी का है, काफ़ी लोग हैं। अभी सबसे ज़्यादा रेस कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट में ही है। 2 लोग हैं, पवन खेड़ा वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत। इन दोनों सुप्रिया में श्रीनेत को अपने आप को मानती है वेरी क्लोज टू प्रियंका गांधी वाड्रा। पवन खेड़ा को राहुल गांधी पसंद करता है, क्योंकि वो जितने भी टॉपिक्स हैं आप नोटिस करोगे पवन खेड़ा उठाते हैं। अब कौन हावी होगा, क्या राहुल गांधी का चॉइस या प्रियंका गांधी का? मतलब राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी राज्यसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा में ऑलरेडी किसी को देने का वादा कर दिया है क्या हरियाणा में? किसको? ये आप बताएंगे, आप कांग्रेस? ये तो किससे आप ही बताएंगे कांग्रेस के। कुछ चल रहा हो जिसमें हुड्डा साहब ने कुछ और कह रखा हो और गांधी परिवार ने कुछ और कह रखा हो। देखो, समीकरण जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो बहुत डिपेंड करता है कि राहुल गांधी के करीब कौन है, प्रियंका के करीब कौन है। नाम तो जैसे सचिन पायलट का भी उछल रहा है, लेकिन सचिन पायलट हमेशा से वो बहुत स्मार्ट है। वो जानता है कि मैं जिस दिन राज्यसभा में घुसूंगा मुझे राजस्थान छोड़ना पड़ेगा, और वो सोच रहा है आगे का कि कभी ना कभी तो मेरा वक्त आएगा। तो अभी मैं सबसे ज्यादा लड़ाई इस समय देख रही हूँ बिटवीन पवन खेड़ा एंड सुप्रिया श्रीनेत। सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका ही रहेगा। बंगाल? नो, नॉट अबाउट बंगाल। फिर से कोई फॉर्मर जर्नलिस्ट बनने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। बंगाल से? बंगाल का सीट, तृणमूल का सीट है, तो वहाँ से हो सकता है। तो आपने सुना, तो मैं जाकर ज्वाइन कर लूँ? फॉर्मर जर्नलिस्ट हाँ, तो फॉर्मर हो जाएंगे ना जब ज्वाइन कर लेंगे तो। एक पत्रकार फिर से शायद राज्यसभा मैंने सुना है कि साकेत गोखले बाहर होने वाले हैं, उनकी साकेत गोखले का टर्म भी तो खत्म हो गया। जैसे हरियाणा में बीजेपी दोनों शायद चेंज करेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है दोनों राज्यसभा। अब कौन बचा पत्रकार? फॉर्मर बहुत ही वेटरन, सोचिए देखिए, बड़ा अच्छा इन्होंने गुगली फेंकी है। वेटरन है। हाँ, रिटायर्ड तो पत्रकार कभी होते नहीं है, बट हमारा कभी रिटायरमेंट थोड़ी होता है। देखो इसने अच्छी गूगली फेंकी। नाम बता दो यार। सब कुछ तो बता ही नहीं दिया। पता है मुझे, सुनने में बहुत सारा नाम है। मुझे लगता है अगर इस बार किसी पत्रकार को वो देंगे तो वो कोलकाता बेस्ड या बंगाल के पत्रकार को देंगे। क्योंकि ये आरोप और 2-3 बहुत करीब है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की पार्टी का तो मुझे नहीं पता, पर एक पत्रकार थे जो कुछ समय तक उनके एडवाइजर रहे थे, उनके नाम की चर्चा चल रही है। उनका नाम तो बहुत ही ऑब्वियस नाम है। उनका नाम तो बहुत ही ऑब्वियस है, और वो बीच में एडवाइजर बने भी थे। आजकल कई पत्रकारों को नाम उछाल भी दिया जाता है, होते भी नहीं है, लेकिन वो इसके एडवाइजर बनेंगे, वो उसके एडवाइजर बनेंगे, इस तरह के भी खबरें आती रहती हैं। बट लेकिन आजकल वो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ भी टिल्ट कर रहे हैं। वो दोनों साइड हमेशा से पुराने टाइम से ही। देखिए, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि नथिंग कैन बीट द सस्पेंस लाइक महाराष्ट्र। 7 सीट है, 4 पार्टियां, मतलब कम से कम 4 पार्टियां हैं। बीजेपी के पास 3 सीटें, एक ऑलरेडी मुझे जहाँ तक जानकारी रामदास अठावले को जाने वाली है ये सीट। दूसरी बात, अजीत पवार की पार्टी, और इस बार तो कांग्रेस ने उनके ऊपर ऐतराज भी किया था शायद अपोजिशन ने। अजीत पवार की पार्टी है, उनका बेटा आने वाला है पार्थ पवार, ये भी सबको पता है। पर एक सस्पेंस ये है कि अजीत पवार की पार्टी से जो 2 साल की टर्म खाली हुई है सुनेत्र पवार की, वो किसको देते हैं? शिंदे जी किसको देते हैं? वो तो सब ठीक है, पर एक सीट है जिसके लिए सारे लोग दावेदार पे रहेंगे। पहली बात यह है कि वो सीट पे अगर किसी विपक्ष के नेता को चुन के आना तो सबको एक साथ मिलके आना पड़ेगा। अब बात यहाँ तक चल रही है कि शरद पवार जी शायद आना चाहते हैं, पर मैंने सुना कि शरद पवार जी कुछ समय पहले अपने सारे समर्थकों को कह चुके कि मुझे नहीं आना राज्यसभा में। पर लोग फिर पीछे से ये भी बोलते हैं कि शरद पवार को सिर्फ पता है कि शरद पवार क्या सोचते हैं, तो उनका विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर वो नहीं लेते हैं वो राज्यसभा, तो अगला जो दावेदार है, और अभी शिवसेना ने ट्वीट कर दिया, आदित्य ठाकरे ने ट्वीट भी किया है कि हम दावेदार हैं, तो क्या वो प्रियंका चतुर्वेदी बनेगी पूरे देश की? आदित्य भी तो आ सकता है, मैंने सुना इस बार। कोई बात नहीं, तो राज्यसभा आ जाएगा ना। प्रियंका चतुर्वेदी ऑलरेडी सिटिंग एमपी है ना, आदित्य ठाकरे नहीं, अभी उनके पास क्या स्टेट में बड़ा अभी तो कुछ है भी नहीं ना। प्रियंका चतुर्वेदी या कोई और? देखिए, ये मौका है कि वो दिल्ली आ सकते हैं, नहीं तो स्टेट में तो कुछ है भी नहीं ना उनके पास। नहीं, पर आप स्टेट का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी तो छोड़ नहीं सकते। वो तो पिताजी है ना उनके। कितने सारे यूनियन मिनिस्टर हैं जो स्टेट में वापस आना चाह रहे हैं। मतलब मैंने ये सुना है कि अगर शरद पवार की जगह कोई और आता है तो क्रॉस वोटिंग इधर से उधर भी होगी, और कुछ बड़ी बड़ी पार्टियों का कुछ लेना देना भी नहीं, उनका बहुत अच्छा टर्म सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग पायल होगी तो कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा, कहीं पे भी हो सकती है ये बात। उनका भी हॉट एंड कोल्ड रिलेशन चलता ही रहता है उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ। कोई मजेदार किस्सा और आपको और याद आ रहा हो इन चुनावी राज्यों में, चुनावी चकल्लस के बीच में? वेल, चुनावी राज्यों में तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। बात यह है कि अब विजय कहाँ जाएगा। जो साउथ इंडियन चैनल्स में लोग जानते हैं उनको बड़ा रहस्य है कि विजय कहाँ। विजय इधर तो आएगा नहीं शायद, ये तो कंफर्म है लगभग, क्योंकि वो तो विचार आइडियोलॉजी भी एक पार्टी की एक बड़ी मीटिंग हुई थी कुछ समय पहले, जब बिल्कुल पीयूष गोयल और मुरलीधर मोहल वगैरह को नियुक्त किया था। एक बहुत बड़ी पार्टी की मीटिंग हुई थी चेन्नई में।
तब ये कहा गया था कि जो स्टेट के नेता उनका ये फीडबैक था कि हमें विजय को लाना है साथ में, विजय बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तब ये चर्चा आपस में ये भी हुई थी कि क्या हम उसको लाएंगे क्योंकि वो चाहता है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर, तो फिर क्या हम मतलब हमने जो ईपीएस को प्रॉमिस किया क्या वो हम कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, तो बड़ी दुविधा है। लोग नज़र बनाए हुए हाई प्रोफाइल इलेक्शन है। मैंने इस बार सुना है कि सबसे ज़्यादा अटेंशन जो बीजेपी का टॉप ग्रास है, बीजेपी का जो चाणक्य है अमित शाह जी, उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाले इस बार तमिलनाडु बिल्कुल। और उन्होंने कई बार बताया भी है कि तमिलनाडु इस बार वो पहले से बहुत अच्छा करेंगे और कोई मतलब बहुत चौंकाने वाली चीज़ भी नहीं होगी। AIDMK और ये मिलकर या और भी कुछ छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं मिलकर सरकार में भी बट एन इलेक्शन टू वॉच होगी केरला में, बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाली है। जैसे क्या है वहाँ पर, क्योंकि देखिए केरला में वैसे तो प्रभारी अपने तावड़े जी महारथी को भेज दिया उन्होंने, मतलब मैसेज तो पहले ही दे दिया। तावड़े जी का सिर्फ एक किस्सा हमेशा याद रहेगा। कौन सा? अरे सुनाइए ना। उनसे पूछा था कि एनसीपी का क्या है, जब इनका मर्जर होगा नहीं होगा सब, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। तावड़े जी ने कहा था कि जो एनसीपी है वो पार्टी वो एक आलू के बोरे की तरह है, अगर साथ में रहेंगे तो साथ में रहेंगे, तो अगर बोरे से आलू निकल गए तो कुछ भी बना नहीं किसी के भी साथ मिक्स हो जाते हैं। उनका मतलब ये है कि हर नेता आलू है और जिस भी पार्टी में जाएगा वो वहाँ मिक्स हो जाएगा। मतलब एनसीपी का ही एनसीपी का हर नेता आलू है, उसे बांध के बोरे में रखोगे तो ठीक है, नहीं तो वो चला जाएगा। ये तावड़े बड़ा गजब पायल ने एक किस्सा सुनाया था, जहाँ भी होता है शानदार उनका व्यू रहता है। तो एक लोग सोच ही लेते हैं कि अच्छा इस जगह में बहुत ज्यादा फोकस है। बिहार में गए थे लेकिन बिहार में वो काफी टाइम देते हैं। तावड़े जी से मुझे याद आया, तावड़े जी से किस्सा बड़ा याद आया। देखो हो सकता है आपको पता हो सकता है ना भी पता हो, ज़्यादातर लोग जो सुनेंगे वो मानेंगे नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। राजनाथ सिंह और विनोद तावड़े को राजस्थान भेजा गया था जब मुख्यमंत्री का चुनाव होना था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सबकी निगाहें थी। तो आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा कि वसुंधरा राजे को एक चिट पकड़ाई गई थी और वो चौंक गई थी। तो लोगों में क्या चला, अरे मुख्य भजन लाल का नाम देखकर वो चौंकी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था भजन लाल का। हालांकि मैंने तो ट्वीट किया था कि विष्णु मोहन के भजन गाए जाएंगे राजस्थान में, तो बाद में ठीक हुआ क्योंकि पहले से पता था। अब जानकारी अंदर की, अब मैं किस्सा बताता हूँ वो क्या था सच्चाई। वो बिल्कुल नहीं था, उनको नाम नहीं बताया गया था। एक रात पहले वसुंधरा राजे को राजनाथ सिंह और उन्होंने नाम बता दिया था कि ये होने वाले हैं, और आपको वो चिट थी कि आपको भजन लाल जी के लिए ये पढ़ के बोलना है। क्या पढ़ के बोलना है? वसुंधरा राजे की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो हिंदी भी अच्छा बोलती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आप जब बहुत, क्योंकि वसुंधरा राजे को जो जानते हैं वो पता है कि बहुत जो क्लिष्ट शब्द होते हैं वो नहीं बोल पाएंगी, तो उन्हें लिख कर दिए गए थे कि भजन लाल जी के लिए ये शब्द बोलने हैं। और वो शब्द क्या थे मैं आपको बता दूं, मैंने वो लिखे भी हुए हैं। जब आज तक मुझे मैंने वो चिट अपने आंखों से देखी थी, इस वजह से मैं कह सकता हूँ वो लिखे हुए थे प्रतिबद्धता, कि भजन लाल अपने उसके लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं, मतलब प्रतिबद्धता इनकी है, संकल्पबद्ध हैं। और एक और इन्होंने शब्द बोला था उसमें, बड़े दृढ़ निश्चयी हैं। तो वो जब उन्होंने देखा कि मैं कैसे बोलूंगी तब वो चौंकी थी, क्योंकि वो इतने क्लिष्ट, हिंदी इंग्लिश में लिखे वो इतने क्लिष्ट शब्द थे, तो वो चौंक गई थी। लेकिन लोगों ने सोचा भजन लाल का नाम देखकर वो चौंकी, जबकि ऐसा नहीं था। भजन लाल का नाम उन्हें पहले ही बता दिया गया था। तो ये बड़ा मजेदार है। लोग आज भी सोचते हैं कि भजन लाल का नाम देखकर चौंकी थी, बिल्कुल नहीं, वो शब्द देखकर चौंकी थी कि मैं कैसे बोलूं। ये वो सच्चाई है। कोई नहीं मानेगा, तभी मैंने कहा ना ज्यादातर लोग मानेंगे नहीं, लेकिन वो क्योंकि वो चिट मैंने अपनी आंखों से देखी थी, इस वजह से मुझे पता है कि वो 3 शब्द मुझे आज भी याद रहते हैं। और मैं भूलूँ ना तो मैंने लिख के भी रखे हैं, क्योंकि ऐसे शब्द है ना ये, तो बड़ा गजब रहता है। कुछ हाँ बताइए आप बोलिए। हाँ वो मैं केरला के बोल रही थी, आपने पूछा कि जो विनोद तावड़े से सारी चीजें निकलती आ गई। विनोद तावड़े, हाँ, तो केरला का इलेक्शन आपने पूछा ना क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो केरला का इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि देखिए बाकी सब 4 स्टेट का इलेक्शन है। असम में ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। बंगाल में हम लोग सब जानते हैं, शायद बोल नहीं पाते हैं कि क्या होगा, ऐसे नेशनल टेलीविजन में बोलना भी नहीं चाहिए। तो तमिलनाडु का इलेक्शन है, ऑफ कोर्स साउथ स्टेट में हाई स्टेक इलेक्शन है। केरला इसलिए है क्योंकि केरला में बीजेपी से भी बहुत ज़्यादा, जो लोग जानते हैं बीजेपी से बहुत ज़्यादा, अगर एकदम वो बोलते हैं ना मिट्टी पकड़ के रहना, वो आरएसएस है। तो वहाँ पे जितनी भी वायलेंस हुआ है, कन्नूर से लेके, कन्नूर ही मेन है, एंड अगर वो कसरगोड वाला अगर उस कोस्टल बेल्ट में अगर जाएंगे तो इतना ज़्यादा वायलेंस, इतना कुछ, और वहाँ से आरएसएस का भी हिला नहीं है। और वहाँ पे आरएसएस तो बहुत मजबूत है। पालक्कड़ वाले आपने देखा ही, तो पार्षद और मेयर भी जीत कर आ गए। पार्टी पावर छोड़िए, एमएलए नहीं होता था, एमपी भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, उसके बाद भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा शाखाएं चलती है, आपको पता ही है। पालक्कड़ में तो हम साथ देखकर भी आए थे ना, हम साथ भी थे वो जब कवर
करने गए थे पर देखिए ना, शुभ शुरुआत तो हो ही गई ना, क्योंकि जो लोकल बॉडी इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी ने परफॉर्मेंस किया, कितने सारे लोग आए थे वहां से। अभी प्रधानमंत्री तावड़े जैसे आदमी को उतारना है तो मतलब कितना सीरियस है आदमी। हाँ तो आप बता रही थी आगे। हाँ वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर एकदम से थोड़ा सा भी कुछ वेव टाइम हुआ ना, तो इनको ये लोग बोल रहे हैं कि इनका एस्टिमेट है अपना कि चलिए 40-50, और अगर नहीं हुआ, अगर एवरेज टाइप इलेक्शन हुआ तो भी ये लोग मान के चल रहे हैं कि 25-30 तो आएगा ही आएगा। इस टाइप का अभी है वहाँ का सिचुएशन। तो एकदम से लेफ्ट और कांग्रेस बेल्ट से अगर कुछ भी हो तो वो है, वो इलेक्शन टू वॉच। देखिए कांग्रेस में भी तो लड़ाई चल ही रही है ना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पल्लवी, शायद आधी पार्टी चाहती है कि एक नेता चले जाए तो पार्टी का भला हो जाए। यहाँ कौन से वाला? केरला? हाँ, बिल्कुल। देखो केरला बड़ा दिलचस्प कांग्रेस के लिए इसलिए है कि वहाँ राहुल गांधी, हालांकि वहाँ की सांसद है प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन प्रियंका को आपने भेज दिया असम। वहाँ पे माइक्रो मैनेज कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन प्रियंका के करीबी माने जाने वाले सचिन पायलट को ऑब्जर्वर बना दिया। और वो मुझे बताया गया, सचिन पायलट को कहाँ का ऑब्जर्वर बनाया? असम, केरला का। अच्छा। और मुझे बताया गया है कि जब प्रियंका को बोला गया कि तुम असम का चार्ज लोगी, ऑब्जर्वर बनोगी, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो थी, क्योंकि मैं तो वहाँ की सांसद हूँ। उनका एक शर्त कि मैं चूज़ करूँगी कि केरल को कौन देखेगा, तो उसने चूज़ किया सचिन, क्योंकि सचिन पायलट प्रियंका के ज़्यादा करीब, तो उसने अपना गोटी वहाँ फिक्स किया। बेचारी खुद चली गई असम, और वो पहुंची असम, कामाख्या मंदिर, ये सब चीज़ होके उसी दिन जब भूपेंद्र बोरा ने रिजाइन कर दिया। बीजेपी के खेमे में एक और भी चर्चा है कि प्रियंका के अलावा और कौन है असम में? डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार किसके बहुत करीबी है? डीके शिव कुमार प्रियंका के भी बहुत करीबी, और हेमंत बिश्वा राव उसके भी बहुत करीबी हैं। इसलिए लोग कह रहे कि ऐसा तो नहीं कि वहाँ से परिवर्तन होकर कहीं और चले जाएंगे वो। लेकिन इसमें एक चर्चा और भी है कि जानबूझकर प्रियंका को केरल का प्रभारी नहीं बनाएगा, क्योंकि राहुल का गुट नहीं चाहता कि प्रियंका बड़ा होकर, क्योंकि केरल में फिर भी उनके जीतने की संभावना है, सरकार बनाने की संभावना है। अगर प्रियंका, हाँ प्रियंका को जाता, देगा जाएगा राहुल गांधी को। नहीं अब जाएगा ना। लेकिन अगर प्रियंका बनती तो किसको जाता? तो जानबूझकर राहुल गुट ने प्रियंका को वहाँ एंट्री नहीं करने दी। हाँ, ये बड़ी चर्चा चल रही है। नॉर्मली क्या होता है कि जिस स्टेट के आप सांसद हो, उस स्टेट में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। अब प्रियंका करेगी थोड़ा बहुत कैंपेन वायनाड वगैरह में, बट उसको ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा असम में। तो फ्री हैंड होगा राहुल गांधी का, केसी वेणुगोपाल जो राहुल के करीबी है, और प्रियंका के करीबी सचिन भाई। सचिन भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वर ही है, लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि मैं चूज करूंगा ऑब्जर्वर कौन होगा, लेकिन प्रियंका को तो बाहर निकाल ही दिया गया ना सीन से। बिल्कुल तो कल को कांग्रेस के चांसेस बहुत हाई है केरल में जीतने का, लेकिन पूरी क्रेडिट यानी कि ईमानदारी की बात है कि राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी चल ही रहा है शुरू से। आपने पहले वाला किस्सा भी जो बताया था, इस बार पार्लियामेंट सेशन में नहीं देखा क्या? तो देखा एक एनडीए के बड़े नेता देखने को मिला। देखिए एक एनडीए के नेता बता रहे थे कि चाहे जितना भी कर ले, चाहे जितना भी जीत ले, जितना भी हार ले, राहुल गांधी नर्सरी क्लास से ऊपर नहीं उठेंगे। कौन जाके अपनी बहन को रोकता है, उसको टॉफी को पकड़ाता है जब वो सदन में, वो भी जब वो कुछ बोल रही है तब सदन में कौन जाके ऐसा करता है कि दो मंत्री बोले उनके बाजू में जाके उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत पॉलिटिकल है। उन्होंने कहा कि उसका जो एडमिशन कराएगा वो सिर्फ नर्सरी क्लास के लिए करा रहे हैं। इस बार तो बहुत सहमी हुई थी प्रियंका गांधी वाड्रा, इस बार उतना नहीं थी वो एक्टिव जितना पिछले पर देखिए पल्लवी, हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज वी कवर द रूलिंग साइड, यू कवर द ऑपोजिशन। प्रियंका गांधी कभी नहीं सोचती हैं कि कोई पक्ष कवर करता है, विपक्ष कवर करता है, उनको जो बोलना है वो बेबाकी से बोलती है। वही चीज़ हमने कई बार ऑब्जर्व की, अगर आप राहुल गांधी से कुछ पूछे तो वो 10 सेकंड तक देखते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं ये तो मेरी पार्टी नहीं कवर करते, मुझे नहीं बोलना। नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई, वो सब बदल गया। अब राहुल गांधी भी नहीं देखता है वो पक्ष है कि विपक्ष है, वो किसी को पसंद नहीं करता। और उस दिन बेकार में सारे एजेंसी वालों को धो दिया, सारे पत्रकारों को। बल्कि आजकल मैं देखती हूँ जो कांग्रेस, वो तो बहुत गड़बड़ था कि आप पत्रकारों को भी आप पार्टियों में मार देते हो। कांग्रेस बीट रिपोर्टर्स पे वो ज्यादा चिल्लाता, वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहचानता। तो कांग्रेस बीट वाले को भी बोल देता है बीजेपी का एजेंट। मैंने कई बार देखा है। पत्रकार थे तो सामने 15 साल से कवर करे, आप नहीं पहचानते हो? आप बिल्कुल पहचानते हो, हम लोग खड़े रहते हो, आप नहीं पहचानते हो। और इसलिए तो माँ को भी कवर किया, फिर आप कह देते हो कि आप बीजेपी के एजेंट हो, बीजेपी ने आपको ऐसे भेजा। इसलिए बहुत बड़ा स्टैंड दिया लोकसभा स्पीकर ने। उनके करीब के लोग बताते हैं कि लोकसभा स्पीकर बहुत आहत थे। उन्होंने कहा कि अगर इनको मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं तो मेरे को सीट पे बैठने का क्या मतलब है, मुझे आने का क्या मतलब, मुझसे क्यों बात करना है। उनके कमरे में जाके लोग वीडियो शूट करके उसको बाहर रिलीज करते हैं, तो वो बहुत आहत थे। इसलिए उन्होंने खुद कहा है कि पहले दिन जब नया जो दूसरा भाग सत्र का शुरू होगा, उस दिन ही मेरे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर फैसला हो जाना चाहिए। और किसने ड्राफ्ट किया था पल्लवी वो नोटिस, उसमें डेट भी गलत। हाँ, और फिर
खैर मैं तो यहाँ थी नहीं जब ये खबर चल रही थी, तब मैं बांग्लादेश में थी। बांग्लादेश थे आप। पर मुझे याद है कि जब पायल ने ये खबर ब्रेक किया कि इस आधार पे इसको रिजेक्ट कर दिया गया, 3 घंटे बाद कांग्रेस अपने मीडिया ग्रुप में हमें भेजते हैं रिवाइज्ड, 3 घंटे बाद डेट चेंज किया। अच्छा तो हाँ, बिल्कुल ये तो देखा था। 2025 बांग्लादेश आपने कवर किया, कोई किस्सा वहाँ का है? बांग्लादेश- कुछ इंटरनेशनल किस्से भी होने चाहिए ना अपने पंचायत में। इंग्लिश की बात बता दो। लीज तो मैं 350 रुपए में मैं लीज खाई हूँ, यहाँ पे तो 3000-4000 रुपए में। वहाँ 350 रुपए। बता दूँ वहाँ पे लोग बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं हमारे पार्लियामेंट को और स्ट्रैटेजी को। और मैंने ये स्टोरी भी की थी, 2 कैंपेन जो बहुत सक्सेसफुल रहा उनके प्रधानमंत्री का, एक तो चाय पे चर्चा, और ये आइडिया था उनकी बेटी का, बेटी है जाइमा यानी नेहरा। कॉपी किया उन्होंने भारत से, अरे उसका नाम ही मोदी जी को प्रोग्राम कॉपी का किया। था, चाय पे अड्डा, चाय चायर अड्डा, अड्डा, अच्छा बंगाली में। उनकी बेटी हाँ बैरिस्टर है। तो वो चाय पे चाय चर्चा अड्डा। पे कॉपी किया गया और वो जगह जगह जाके चाय पीती थी और लोगों को बोलती थी, और उन्होंने पूरा मतलब कितनी भी नफरत करें, कॉपी भारत को ही करेंगे। तो नहीं, हमारे रिश्ते ठीक ठाक ही है उनके साथ। नहीं, बहुत सारे जो बल्कि अभी एक देखा किस्सा- ना किस तरह से एक- जलाया एक गया किस्सा हिंदुओं मैंने- के उसको। एक किस्सा मैंने किसी के साथ नफरत नहीं, वो हमेशा बोल रहे हैं कि इंडिया के इंटरेस्ट से नहीं चलेगा हमारा, लेकिन हर एक बात में वो इंडिया को फॉलो करते ही हैं, देखो एक चाय किस्सा अड्डा किसी ने होगा ना। बताया था एक ही चीज है कि शेख हसीना यहाँ क्यों है, बस यही मलाल है। एक किस्सा मुझे एक Otherwise, मंत्री ने बहुत सुनाया मुश्किल था। है किसी भी बांग्लादेशी को और किसी भी बंगाली को अपने आप को एक दूसरे से अलग करना। अलग करना। एक किस्सा मुझे एक घर है मंत्री ना ने सबका, सुनाया था कि जब relatives हैं। खालिदा जिया की डेथ हुई थी, उनकी जब डेथ हुई थी और हमारे सरकार से लोग गए थे वहाँ पे, हमारे जो सरकार के मंत्री जयशंकर जी गए थे, उनको आधे घंटे तक मिले थे इनके बेटे, और जबकि बाकी सब जो गए थे उनको 3-4 मिनट में निपटा दिया था। तो मुझे एक डिप्लोमेट ने कहा था कि आपको लगता है कि हम सारे रिश्ते ऐसे काट देते हैं कैंची की तरह? हम नहीं काटते, ना पॉलिटिक्स में काटते हैं ना डिप्लोमेसी में और यहाँ काटते पे हैं। ऐसे- और ये लगातार इनका संपर्क बना हुआ था और पता है, जिया और ये के सही बेटे के है साथ। क्योंकि मुझे, मैं खैर मंत्रियों का नाम नहीं लूंगी, बट इलेक्शन के दौरान, बांग्लादेश के इलेक्शन के दौरान वो लोग सबको पता था कि बीएनपी जीतेगी, वो बैक चैनल बातचीत चल रही थी क्योंकि बहुत ऐसे पहले बहुत से- सारे यहाँ बहुत के पहले से मंत्री चल और नेता हैं जो कभी ना कभी या कोई ना कोई तार बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, और वो भी चाहती है, बीएनपी भी चाहती है कि नहीं, संबंध तो अच्छे भारत हो, के साथ हाँ। संबंध अच्छे हों। देखिए ये दोनों देशों के लिए भी अच्छा है। फ्यूनरल में जब पूरा डेलीगेशन गया था, उसमें से एक डेलीगेशन के एक लोग ने जाके उनके बेटे को बोला भी था कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट यू आर गोइंग टू विन। तो उतना कॉन्फिडेंस भारत को था उनके। चलिए दीपक भाई, कोई और किस्सा याद आ रहा है आपको? कोई और कत्ल क्योंकि हुआ है? पंचायत में पॉलिटिकली तो ज्यादा ये ब्लू ड्रम कोई और कत्ल, फिलहाल कोई और ब्लू ड्रम का तो अंडरवर्ल्ड? ब्रेक लगा हुआ है काफ़ी समय से। कुछ नहीं, एक और मतलब पॉलिटिकली मेरे को एक पॉलिटिकल किस्सा आ रहा है, नेताओं का नाम भी नहीं बताऊंगा। जगह हरियाणा थी, 2008 के इलेक्शन थे और हम बैठे हुए थे एक नेताजी के पास इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अब वो टाइम लगता है ना, काफी टाइम, अब बस आ रहा हूँ 2 मिनट आ रहा हूँ, तो आधा घंटा हो गया। मैंने कहा सर मैं एक जगह हो के आता हूँ दूसरी जगह, तो बोले कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा आपके अपोनेंट के वहाँ जा रहा हूँ, तो बोले अच्छा तो हो के आ जाओ आप। मैं चला गया, वो भी नाराज थे, मैं भी नाराज था, मैं चला गया वहाँ और मैंने वहाँ किया। उसके बाद उनकी नई फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में करके मैं वापस उनके पास आया, कह रहे कराए। मैंने कहा हाँ। कैसे करके आए? मैंने कहा गाड़ी में करके आया, तो बोला आओ हमारी स्कॉर्पियो में बैठो। अरे मैंने कहा फॉर्च्यूनर गाड़ी में उनके करके आप स्कॉर्पियो में बैठा रहे हो? भाई साहब उस बंदे ने कहा कल आइए, और अगले दिन फॉर्च्यूनर लेके आ गए खरीद के। लाए। वाह गजब, देखो ये नहीं कंपटीशन था उनका वो। ऐसा तो नहीं। अच्छा फिर गिफ्ट कर देता आपको तो वो भी मैं तो खैर नहीं गिफ्ट था, लेकिन हरियाणा ये से एक था मामला जुड़ा है। हमारे जो सबके चहीते मित्र हैं संजीव बालियान, उन्होंने अपने आप को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अच्छा हरियाणा का। उन्होंने कहा, कुछ भी किस्सा हो मेरे पास लेके आओ, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ। तो हम चलते हैं उनके पास, हम तो विपक्षी दल कवर करने वाले में से हैं, तो मैं चलती एक दिन चल देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस्से कहानियां का दौर इस पंचायत विद रिपोर्टर्स में इतना ही, आगे भी ये किस्से इसी तरह से लगातार चलते रहेंगे। अपने फील्ड किस्से, के हम किस्से लोग जो खुद अपने, कर रहे हैं किस्से। हाँ देखिए मैं एक डिक्लेरेशन देना चाहती हूँ हमारी टीम के बिहाफ पे कि हम देश के सबसे नंबर 1 चैनल इसीलिए क्योंकि हमारे किस्से ओरिजिनल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। हम दूसरे लोगों के साथ बैठे हुए किस्सों को नहीं सुनाते। मतलब दूसरों के सुने सुनाए किस्से नहीं, हमारी आंखों के सामने जो घटित हुआ है हम अपना किस्सा खुद सुनाते हैं। आप हमसे हर रोज अब पूछते इसी वजह से मैंने कहा ना वो स्लिप मैंने खुद देखी थी, इस वजह से मैं कह सकता हूँ डंके की चोट पर। और पंचायत, हाँ पंचायत विद रिपोर्टर्स की क्रेडिबिलिटी यही है कि हम विश्वसनीय किस्से सुनाते हैं अपनी आंखों के सामने घटे हुए। फिलहाल इस पंचायत विद रिपोर्टर्स में इतना ही, आगे भी इसी तरह के किस्से चलते रहेंगे।